नमस्कार, महीनान के खास वीकली शो कंपनीनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनीनामा में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी पूरे कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों वाली खबरों के बारे में बताते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। पहली खबर यह है कि टाटा ग्रुप की स्टील कंपनी टाटा स्टील जल्द अपनी 7 सहायक यानी सब्सिडरी कंपनियों का विलय करने जा रही है। टाटा स्टील के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्र ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 यानी कि FY24 के दौरान यह विलय पूरा होगा। पिछले साल सितंबर में टाटा स्टील के बोर्ड ने इस विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। पहले टाटा स्टील के साथ 6 कंपनियों के विलय की योजना थी, लेकिन अब अंगुल एनर्जी नाम की 7वीं कंपनी के विलय को भी मंजूरी दे दी गई है। जिन 6 कंपनियों के विलय को मंजूरी दी गई थी उनमें टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, द टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा मेटालिक्स, TRF, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स और टाटा स्टील माइनिंग एंड S&T माइनिंग कंपनी शामिल है। हालांकि नरेंद्र ने यह साफ किया कि हाल में खरीदी गई NINL यानी नीलाचल इस्पात निगम को 3 साल तक अलग से चलाने को लेकर कंपनी प्रतिबद्ध है और उसके बाद मर्जर पर विचार किया जाएगा। 13 फरवरी को टाटा स्टील का शेयर करीब 1/4% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, 10 फरवरी यानी बीते शुक्रवार को अलीबाबा ने पेटीएम के शेयर से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। 10 फरवरी को हुई 3.16% हिस्से की ब्लॉक डील के जरिए अलीबाबा ने पेटीएम के 2.14 करोड़ शेयर 1378 करोड़ रुपए में बेचे हैं। दिसंबर 2022 तक अलीबाबा के पास पेटीएम की 6.26% हिस्सेदारी थी, जिसमें से 3.1% हिस्सा जनवरी 2023 में बेचा गया था और बाकी बची 3.16% हिस्सेदारी को बीते शुक्रवार को 642 रुपए 74 पैसे के भाव पर बेच दिया गया है। ब्लॉक डील के चलते पिछले शुक्रवार को शेयर 9% के आसपास टूटा था, पर 13 फरवरी को जब यह खबर आई तो पेटीएम का शेयर मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, निजी क्षेत्र के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। पहला यह कि कोटक बैंक ने 537 करोड़ रुपए में सोनाटा फाइनेंस के अधिग्रहण की घोषणा की है। यह सौदा वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही यानी H1 FY24 में पूरा होने की उम्मीद लगाई जा रही है। आपको बता दें कि सोनाटा फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या NBFC MFI है और इस अधिग्रहण से बैंक को उत्तर भारत के राज्यों के रूरल और सेमी अर्बन मार्केट्स में कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। 13 फरवरी को कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि कोटक महिंद्रा बैंक अपनी इंश्योरेंस कंपनी कोटक जनरल इंश्योरेंस में हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने मॉर्गन स्टैनली के साथ बातचीत भी शुरू की है। हालांकि कितनी बड़ी डील होगी, कितनी हिस्सेदारी बिकेगी, इसको लेकर जानकारी आना अभी बाकी है। 14 फरवरी को कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। चौथी खबर, देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया इस हफ्ते 3 खबरों के चलते सुर्खियों में रही है। पहली खबर यह है कि कंपनी 3 से 4 हजार करोड़ रुपए के लोन को रीफाइनेंस करने के लिए बैंकों से बातचीत कर रही है और इस लोन रीफाइनेंसिंग के लिए SBI, PNB और HDFC बैंक के साथ बातचीत हो रही है। अपना कारोबार चलाए रखने के लिए वोडाफोन आइडिया को इंडस टावर, नोकिया और एरिक्सन को तुरंत प्रभाव से फीस का भुगतान करना है। 13 फरवरी को शेयर एकदम सपाट बंद हुआ था। दूसरी खबर यह है कि वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में ऑपरेटिंग खर्च और ब्याज लागत बढ़ने से कंपनी का घाटा 7,595 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,990 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी की कुल देनदारी बढ़कर करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। हालांकि कंपनी की आय में जरूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लगातार घटता सब्सक्राइबर बेस कंपनी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का ARPU यानी प्रति यूजर कमाई 131 रुपए से बढ़कर 135 रुपए हो गई है, पर यूजर बेस में 58 लाख की कमी हुई है। 14 फरवरी को शेयर 1.25% गिरकर बंद हुआ था। तीसरी खबर यह है कि दिसंबर तिमाही के लिए स्पेक्ट्रम और लाइसेंस फीस चुकाने के लिए सरकार की तरफ से वोडाफोन आइडिया को 60 दिन की मोहलत मिल सकती है। दूरसंचार विभाग यानी DOT के पास कंपनी ने नए निवेश की प्रतिबद्धता जताई है और साथ में कामकाज के लिए फंड जुटाने की बात भी कही है। कंपनी की तरफ से दी गई प्रतिबद्धता के बाद DOT ने फीस की वसूली के लिए मोहलत देने का फैसला किया है। वोडाफोन आइडिया ने दिसंबर तिमाही की फीस का अभी तक सरकार को सिर्फ 10% भुगतान ही किया है। 15 फरवरी को शेयर 7.70 रुपए के स्तर पर एकदम सपाट बंद हुआ था। पांचवी खबर, दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी L&T ने अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज सब्सिडरी को बैंक बनाने की योजना को टालने का फैसला लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने संकेत दिए हैं कि वो बड़े कॉर्पोरेट घरानों को बैंकिंग लाइसेंस देने के हक में नहीं है। L&T के CFO और होल टाइम डायरेक्टर शंकर रमन ने अब इस कंपनी का अपनी NBFC सब्सिडरी L&T फाइनेंस के जरिए रिटेल बिजनेस पर ज्यादा फोकस करने की बात कही है। 2022 में कंपनी ने घोषणा की थी कि अगले 2 साल में L&T फाइनेंस के होलसेल और रियल्टी फंडिंग बिजनेस में से वो पूरी तरह से एग्जिट कर जाएंगे। 13 फरवरी को L&T का शेयर करीब 2% चढ़कर और L&T फाइनेंस का शेयर करीब 2% गिरकर बंद हुआ था। छठी खबर, टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स ग्रुप की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी का
खुद के साथ विलय करने पर विचार कर रही है। विलय का मकसद अलग अलग कंपनियों की अकाउंटिंग पर आने वाले खर्च को कम करना है। साथ ही दिग्गज एनबीएफसी कंपनी का तगमा हटाना भी मकसद है, जिसे आरबीआई की ओर से सितंबर 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जानकारों के मुताबिक दिग्गज एनबीएफसी कंपनी के तगमे के कारण टाटा सन्स को अपनी सब्सिडरी के साथ साथ सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनियों के नतीजे भी आरबीआई के पास जमा करने होंगे। इस तरह कुल करीब 1300 फर्म्स के नतीजे जमा करने होंगे, जिसमें काफी खर्च होगा और काम करने में काफी ज्यादा कठिनाई भी होगी। सातवीं खबर, टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने नए विमान खरीदने के लिए एयरलाइन सेक्टर की अब तक की सबसे बड़ी डील साइन की है। विमान बनाने वाली दो कंपनियों एयरबस और बोइंग से एयर इंडिया अपने लिए कुल 470 हवाई जहाज खरीदेगी। यह डील 70 अरब डॉलर में पूरी होगी, जिसमें एयर इंडिया के पास 70 अतिरिक्त विमान खरीदने का भी विकल्प होगा। 470 विमानों के इस ऑर्डर से 250 विमान एयरबस से और 220 विमान बोइंग से खरीदे जाएंगे। 17 साल में पहली बार एयर इंडिया अपने लिए हवाई जहाज खरीदने जा रही है। माना जा रहा है कि यह विमान खरीद के इस सौदे की संख्या बढ़कर 870 तक भी पहुंच सकती है। आपको बता दें कि पिछले साल जनवरी में टाटा ग्रुप ने सरकार से एयर इंडिया को खरीदा था। आठवीं खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर इस हफ्ते दो खबरें आई हैं। पहला यह कि आरआईएल की सब्सिडरी कंपनी जियो मार्ट ने अपनी क्विक डिलीवरी सर्विस एक्सप्रेस को बंद कर दिया है। खबरों के मुताबिक जियो मार्ट मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। कंपनी की वेबसाइट पर पहले ही सेवा बंद है। यह सेवा पिछले साल मार्च में लॉन्च की गई थी। दूसरी खबर यह है कि कंपनी की रिटेल सब्सिडरी रिलायंस रिटेल ने टीरा नाम की ऑनलाइन ब्यूटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। शुरुआत में यह प्लेटफॉर्म सिर्फ रिलायंस के कर्मचारियों के लिए होगा, जो बाद में आम ग्राहकों को भी मुहैया करवाया जाएगा। इस तरह नायका के नेतृत्व वाले ब्यूटी ई कॉमर्स स्पेस में रिलायंस रिटेल की एंट्री के साथ साथ टाटा क्लिक पैलेट और शॉपर स्टॉप व मिंत्रा के ब्रांड्स सिफोरा और एसएस ब्यूटी से कंपनी का सीधा मुकाबला होगा, जिससे इस स्पेस में कंपटीशन बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 15 फरवरी को आरआईएल का शेयर करीब 2.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। नौवीं खबर, करीब 15 सालों से टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय में असफल रहने के बाद सरकार इनके विलय के लिए एक बार फिर से कोशिश कर रही है। इस बार दोनों कंपनियों के विलय पर सलाह देने के लिए सरकार ने कंसल्टेंट के तौर पर ऑडिट कंपनी डेलॉयट को नियुक्त किया है। माना जा रहा है कि दोनों कंपनियों के विलय पर डेलॉयट की तरफ से अगले 6 से 7 महीने में सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। साथ ही खबर यह भी है कि सरकार एमटीएनएल के शेयर की डीलिस्टिंग करवाने पर भी विचार कर रही है। गौरतलब है कि हाल में एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने बीएसएनएल और एमटीएनएल की 3000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए हरी झंडी दिखाई थी। 15 फरवरी को एमटीएनएल का शेयर 5.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 10वीं खबर, देश की सबसे बड़ी निजी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी एनसीडीज के जरिए 10 साल के लिए 25,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। एनसीडीज के जरिए यह रकम 7.97% के ब्याज पर जुटाई गई है। आपको बता दें कि यह रकम किसी भी भारतीय कंपनी की ओर से उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा कर्ज है। इस रकम से कंपनी की अपने कारोबारी जरूरतों को पूरा करने की योजना है। घरों की बढ़ती मांग के साथ साथ होम लोन की डिमांड भी काफी ऊंची है, जिसे पूरा करने के लिए कंपनी ने यह रकम जुटाई है। एचडीएफसी लिमिटेड को इस एनसीडी इशू के लिए कुल 27,863 करोड़ रुपए की बोलियां मिली थी। 17 फरवरी को एचडीएफसी लिमिटेड का शेयर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 11वीं खबर, एयरलाइन कंपनी इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के को फाउंडर राकेश गंगवाल की पत्नी ने गुरुवार को ब्लॉक डील के जरिए कंपनी में अपनी हिस्सेदारी घटाई है। राकेश गंगवाल की पत्नी शोभा गंगवाल ने करीब 4% हिस्सेदारी 2,930 करोड़ रुपए में बेची है। इस हिस्सा बिक्री का फ्लोर प्राइस बुधवार के 1875 रुपए के क्लोजिंग भाव से करीब 5.6% डिस्काउंट पर तय किया गया था। आपको बता दें कि सौदे से पहले शोभा गंगवाल की 7.04% और राकेश गंगवाल के पास कंपनी की 13.23% हिस्सेदारी थी। वहीं इनके चिंकरपू फैमिली ट्रस्ट के पास 13.5% हिस्सेदारी थी। इससे पहले गंगवाल परिवार ने सितंबर 2022 में करीब 3.25% हिस्सा बेचा था। इस सौदे से 7 महीने पहले राकेश गंगवाल ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था और 5 साल में अपना पूरा हिस्सा बेचने की घोषणा की थी। गुरुवार 16 फरवरी को हुई ब्लॉक डील के चलते इंडिगो के शेयर में 4.5% की गिरावट देखने को मिली थी। 12वीं खबर, ऑटो एंसिलरी कंपनी मिंडा कॉर्प ने एक और ऑटो एंसिलरी कंपनी प्रीकोल का 15.7% हिस्सा खरीदने की घोषणा की है। 208 रुपए 90 पैसे के औसत भाव पर यह हिस्सेदारी करीब 400 करोड़ रुपए की रकम में खरीदी गई है। प्रीकोल के प्रमोटर्स के पास कंपनी की करीब 36% हिस्सेदारी है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल ना तो कोई हिस्सा बिक्री और ना ही कोई पूंजी जुटाने की कंपनी की योजना है। प्रमोटर्स के मुताबिक कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हैं और कैश प्रॉफिट की स्थिति भी काफी हेल्दी है। वहीं मिंडा कॉर्प का कहना था कि यह सौदा केवल एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। 17 फरवरी को खबर आने के बाद मिंडा कॉर्प और प्रीकोल दोनों के शेयर 4.55% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुए थे। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है
ऑन द रडार के जरिए और आपको पहली खबर की ओर लिए चलते हैं। पहली खबर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ने एसएल समूह की कंपनी जी लर्न के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी दे दी है। ये प्रक्रिया येस बैंक की अर्जी के चलते शुरू की गई है, जो अप्रैल 2022 में एनसीएलटी के पास दाखिल की गई थी। आपको बता दें कि जी लर्न ने करीब 468 करोड़ रुपए की देनदारी पर डिफॉल्ट कर दिया था। इस मामले में दिसंबर 2022 में येस बैंक ने जी लर्न की सब्सिडरी कंपनी डिजिटल वेंचर्स के खिलाफ भी दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने के लिए एनसीएलटी में आवेदन दिया था। इस मामले में येस बैंक की अर्जी पर एनसीएलटी का फैसला आना अभी बाकी है। माना जा रहा है कि एनसीएलटी के फैसले को जी लर्न एनसीएलटी में चुनौती दे सकती है। 13 फरवरी को जी लर्न का शेयर 3% से ज्यादा और येस बैंक का शेयर करीब 2.5% गिरकर बंद हुआ था। दूसरी खबर, एनसीएलटी ने दिवालिया कंपनी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज को रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने को मंजूरी दे दी है। सिंटेक्स इंडस्ट्रीज के कर्ज समाधान के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके साथ साथ एसेट्स केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड, जिसे आप एक्रे के नाम से जानते हैं, इन दोनों कंपनी ने प्लान को मंजूर कर लिया है। आरआईएल और एक्रे के कर्ज समाधान प्लान को लेकर केवल एक्सिस बैंक ने आपत्ति जताई थी और इस प्लान के खिलाफ वोटिंग की थी, पर एनसीएलटी ने एक्सिस बैंक की अर्जी को खारिज कर दिया है। 13 फरवरी को आरआईएल का शेयर करीब 0.5% और एक्सिस बैंक का शेयर करीब 1% गिरकर बंद हुआ था। तीसरी खबर, वो भी एनसीएलटी से जुड़ी है। एनसीएलटी ने देश की सबसे बड़ी चाय उत्पादक कंपनी मैक्लॉयड रसल के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने को भी मंजूरी दे दी है। एनसीएलटी की कोलकाता बेंच ने आईएलएफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड की अर्जी को मंजूरी देते हुए ये फैसला सुनाया है, पर खैतान फैमिली के नेतृत्व वाले विलियमसन मैगर ग्रुप ने कहा है कि वो मैक्लॉयड रसल के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने से रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। इसमें एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ एनसीएलटी में जाने के साथ साथ आउट ऑफ द कोर्ट यानी कोर्ट के बाहर सेटलमेंट पर भी विचार किया जा रहा है। दरअसल कंपनी के बोर्ड ने कर्ज के वन टाइम सेटलमेंट को लेकर विचार, मोलतोल और आंकलन करने के लिए कार्बन रिसोर्सेज के साथ एक एक्सक्लूसिव करार किया था, जिसकी जानकारी हमने आपको एपिसोड नंबर 58 में दी भी थी। आपको बता दें कि फिलहाल इस कंपनी के ऊपर लेंडर्स का 1700 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है, लेकिन खबर आने के बाद 13 फरवरी को मैक्लॉयड रसल का शेयर करीब 10% के निचले सर्किट पर जाके बंद हुआ था। चौथी खबर, सरकार के समर्थन वाले बैड बैंक यानी एनएआरसीएल ने श्रेय ग्रुप की 2 फाइनेंसिंग कंपनियों को खरीदने की बोली जीत ली है। श्रेय ग्रुप के कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स यानी सीओसी ने 15 फरवरी को एनएआरसीएल की नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी एनपीवी वाली 5,555 करोड़ रुपए की बोली को मंजूरी दे दी है, क्योंकि इस बोली को सबसे ज्यादा 79.2% क्रेडिटर्स ने मंजूरी दी है। इसके अलावा ऑथम इन्वेस्टमेंट की 5,526 करोड़ रुपए की बोली को करीब 85% वोटिंग मिली और वर्दे पार्टनर्स की करीब 4,680 करोड़ रुपए की बोली को केवल 9% ही वोटिंग मिली। हालांकि आईबीसी के तहत नीलामी प्रक्रिया पूरी होने से पहले यानी बैंकों की ओर से कंपनी के लिए आई 3 बोलियों पर फैसला लेने से पहले कंपनी के प्रमोटर्स यानी कनोरिया बंधुओं ने बैंक का पूरा क्लेम यानी 32,000 करोड़ रुपए चुकाने का ऑफर दिया था, ताकि इन दोनों कंपनियों को दिवालिया प्रक्रिया से बाहर निकाल लिया जाए। पर आपको बता दें कि इस प्रस्ताव को तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया था। पांचवी खबर स्पाइसजेट से जुड़ी है। स्पाइसजेट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी को 270 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी तत्काल भुनाने और 2 हफ्ते के अंदर रकम को मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन और काल एयरवेज को 578 करोड़ रुपए की मध्यस्थता राशि के तौर पर देने का आदेश जारी किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को 3 महीने के अंदर मारन और उनकी काल एयरवेज को 75 करोड़ रुपए की 2018 के मध्यस्थता ऑर्डर की राशि के ब्याज के तौर पर भी देने को कहा है। इस मामले में स्पाइसजेट ने कहा कि मारन और काल एयरवेज को 578 करोड़ रुपए की मध्यस्थता राशि में से 308 करोड़ रुपए का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। यह मामला स्पाइसजेट के चेयरमैन व एमडी अजय सिंह और कलानिधि मारन व उनकी काल एयरवेज के बीच 7 साल पहले हुए शेयर ट्रांसफर के विवाद से जुड़ा है। 14 फरवरी को जब यह खबर आई तो स्पाइसजेट का शेयर करीब 4.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। छठी खबर, आरबीआई और येस बैंक ने 81 बॉन्ड्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। दरअसल आरबीआई ने बैंक में एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त किया था, जिसने 2020 में 8,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के 81 बॉन्ड्स को बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया था। पर इस फैसले को एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज और 63 मूव्स जैसे बॉन्ड होल्डर्स ने चुनौती दी थी और इन बॉन्ड होल्डर्स की अर्जी के चलते ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने 20 जनवरी को बैंक के 81 बॉन्ड्स को बट्टे खाते में डालने के फैसले पर रोक लगा दी थी। माना जा रहा है कि इस मामले में अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। 14 फरवरी को येस बैंक का शेयर करीब 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। सातवीं खबर, फिनोलेक्स ग्रुप से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सुनवाई की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि 2016 में फिनोलेक्स केबल्स के खिलाफ एक
क्रिमिनल पिटीशन दाखिल की गई थी। यह एफआईआर फिनोलेक्स केबल्स के एमडी दीपक छाबड़िया की ओर से अपने कजन प्रकाश छाबड़िया और बोर्ड के अन्य डायरेक्टर्स के खिलाफ दाखिल की गई थी। इस एफआईआर में कहा गया था कि जिस बोर्ड बैठक में ग्रुप के फाउंडर प्रहलाद छाबड़िया ने कंपनी में अपना कंट्रोलिंग स्टेक अपने बेटे यानी प्रकाश छाबड़िया को गिफ्ट डीड के जरिए ट्रांसफर किया था, वो बोर्ड बैठक कभी हुई ही नहीं थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को 6 हफ्ते के अंदर सुनवाई पूरा करने का निर्देश जारी किया है। 14 फरवरी को जब यह खबर आई तो फिनोलेक्स केबल्स का शेयर 7% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 8वीं खबर, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बुधवार को 32 कंपनियों को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर कारोबार के लिए अनुमति दी है। इन कंपनियों में अमेजॉन, गूगल और रिलायंस पेमेंट सोल्यूशन जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक पेमेंट गेटवे के लाइसेंस के लिए 18 और कंपनियों के आवेदन पर भी विचार कर रहा है। इन कंपनियों में फोन पे और भारत पे जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि रिजर्व बैंक ने पेटीएम, फ्रीचार्ज और पेयू के आवेदन को लौटा दिया है। 16 फरवरी को जब यह खबर आई तो पेटीएम का शेयर करीब 1.5% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। 9वीं खबर, अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर ने पिछले साल अगस्त में डीबी पावर को खरीदने की डील की थी। यह डील 7,107 करोड़ रुपए में हुई थी, लेकिन वो डील अब रद्द हो गई है। डील की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पहले जो टाइम लिमिट रखी गई थी उसे 4 बार बढ़ाया गया था, लेकिन उसके बाद भी जब डील प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो अंत में उसे रद्द करने का फैसला लिया गया है। 16 फरवरी को अदानी पावर का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर जाकर बंद हुआ था। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी सुर्खियां। आइए बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं जो कि गो मैकेनिक से जुड़ी है। जनवरी 2023 में गो मैकेनिक के फाउंडर ने कंपनी में गड़बड़ियों को माना, जिसके बाद बिजनेस ऑडिट और नौकरियों से लोगों को निकालने का सिलसिला जारी किया है। आखिर ये मामला क्या है, जरा वो भी समझ लीजिए। गो मैकेनिक के फाउंडर्स ने मॉर्स बिज कंपनी के साथ स्पेयर पार्ट बिजनेस को लेकर एक नया स्टार्टअप शुरू किया था और पूंजी जुटाने के लिए निवेशकों के बीच इसे बेचने की कोशिश की, लेकिन निवेशक इससे प्रभावित नहीं हुए। कंपनी की योजना $4 मिलियन जुटाने की थी, जिसके लिए कंपनी ने दिल्ली एनसीआर में निवेशकों को ऑटो स्पेयर पार्ट्स के लिए अपने आप को अलीबाबा के तौर पर पेश किया, लेकिन निवेशकों से पूंजी जुटाने का काम आसान नहीं रहा। जनवरी फरवरी 2022 में फंड को लेकर बातचीत शुरू हुई। मार्च 2022 में सॉफ्टबैंक ने 850 से $900 बिलियन के निवेश की इच्छा जताई पर गो मैकेनिक ने $1.2 अरब की मांग की। अगस्त सितंबर 2022 में सॉफ्टबैंक और मलेशियन फंड खजानन निवेश करने के लिए तैयार हुई। अक्टूबर 2022 में खजानन ने और सॉफ्टबैंक ने निवेश से पहले कंसल्टिंग फर्म ईवाई से जांच की मांग की। दिसंबर 2022 में ईवाई ने गो मैकेनिक की 2 इकाइयों पर सवाल उठाए, जिससे निवेशक ने निवेश करने से हाथ खींच लिए। जिसके बाद जनवरी 2023 में गो मैकेनिक के फाउंडर ने इन गड़बड़ियों को माना, जिसके बाद बिजनेस ऑडिट और नौकरियों से लोगों को निकालने का सिलसिला इस कंपनी में जारी है। दूसरी खबर, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एरोस्पेस ने सीरीज ए फंडिंग राउंड के जरिए $2.2 करोड़ या 181 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। इस फंडिंग राउंड के बाद गरुड़ा एरोस्पेस का वैल्यूएशन बढ़कर $25 करोड़ हो गया है। इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व स्विति कैप ने किया था। कंपनी के मुताबिक इन फंड्स का इस्तेमाल कारोबार के विस्तार पर होगा। इस रकम का इस्तेमाल सेना के लिए एडवांस ड्रोन सॉल्यूशंस के डेवलपमेंट पर भी होगा। यही नहीं, ड्रोन पायलट्स की स्किलिंग और ट्रेनिंग पर भी ये रकम खर्च होती हुई नजर आएगी। तीसरी खबर की ओर चलते हैं। नौकरी, 99 एकर्स, जीवन साथी और शिक्षा जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाने वाली कंपनी इन्फो एज को तीसरी तिमाही में 116 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी को 4,602 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। हालांकि इस दौरान कंपनी की आय 421.4 करोड़ रुपए से 40% बढ़कर करीब 590 करोड़ रुपए के आसपास रही है। दरअसल कंपनी ने 4B नेटवर्क्स नाम के प्रॉपर्टी टेक स्टार्टअप में किए गए निवेश को बट्टे खाते में डालने का फैसला लिया है। सितंबर 2022 तक कंपनी का 4B नेटवर्क्स में 276 करोड़ रुपए का निवेश था और तीसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड आधार पर कंपनी ने 520 करोड़ रुपए के एक्सपोजर को बट्टे खाते में डाल दिया है। 13 फरवरी को इन्फो एज का शेयर करीब 9.5% की बड़ी कमजोरी के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, लीडिंग इंडियन इंश्योरटेक प्लेयर इंश्योरेंस देखो ने सीरीज ए फंडिंग राउंड के जरिए $15 करोड़ की रकम जुटाई है। ये रकम इक्विटी और कर्ज के मिश्रण के जरिए जुटाई गई है। इक्विटी राउंड को गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट और टीवीएस कैपिटल फंड्स ने का नेतृत्व किया। किसी घरेलू इंश्योरटेक कंपनी की ओर से ये अब तक का सबसे बड़ा सीरीज ए फंडिंग राउंड है। इस रकम का इस्तेमाल प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी फंक्शंस के विस्तार और उसके साथ साथ नए मार्केट्स में एंट्री पर होगा। साथ ही हेल्थ और लाइफ कैटेगरीज में नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लॉन्च पर भी होगी ये रकम खर्च। इसके अलावा एमएसएमई इंश्योरेंस बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ लीडरशिप टीम को मजबूत करने व अधिग्रहण करने पर भी इस कंपनी की रकम को इस्तेमाल करने की योजना है।
पांचवी खबर, डिजिटल मैपिंग कंपनी मैप माई इंडिया ने इनड्रोन सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड या इनड्रोन्स का 20% हिस्सा खरीदने की घोषणा की है। यह हिस्सेदारी 7 करोड़ रुपए की रकम में खरीदी गई है। यह हिस्सेदारी हाई डेफिनेशन 3D मैप्स की पेशकश के चलते खरीदी गई है। 2021 में मैप माई इंडिया ने डिजिटल मैप्स और जियोस्पेशियल डेटा प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाने की बात की थी और ये जो अधिग्रहण है उसी घोषणा की तरफ एक और कदम है कंपनी की तरफ से। छठी खबर, टेक फोकस स्किलिंग और हायरिंग स्टार्टअप हैकर अर्थ ने अपनी 8% से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ये कर्मचारी कंपनी के अलग अलग विभागों में काम कर रहे थे। हैकर अर्थ के लिंक्डइन पेज के मुताबिक इस स्टार्टअप में 630 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। इस स्टार्टअप के मुताबिक निकाले गए कर्मचारियों को 8 हफ्ते की सैलरी समेत सेवरेंस पैकेज दिया जा रहा है। हैकर अर्थ ने इस छटनी के पीछे इकोनॉमिक डाउनटर्न यानी आर्थिक सुस्ती, फंडिंग क्राइसिस और यूएस मार्केट में आने वाली मंदी को एक कारण के तौर पर बताया है। सातवीं खबर, दिग्गज डिजिटल पेमेंट फर्म फोनपे ने $12 अरब के वैल्यूएशन पर $10 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी जुटाई है। यह पूंजी रिबिट कैपिटल, टाइगर ग्लोबल और टीवीएस कैपिटल फंड से जुटाई गई है। इससे पहले फोनपे ने $35 करोड़ की पूंजी जुटाई थी। इस साल अब तक कंपनी $45 करोड़ जुटा चुकी है, जो कि उसके $1 बिलियन की फंडिंग योजना का ही हिस्सा है। आठवीं खबर, दुनिया के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस की $50 करोड़ जुटाने के लिए टीपीजी जैसे निवेशकों के साथ बातचीत चल रही है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बायजूस के लिए यह पूंजी इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे उसे संभावित कर से जुड़े मामलों को निपटाने में मदद मिल सकती है। फंडिंग की चर्चाओं के बीच टीपीजी और 2 अन्य सॉवरेन वेल्थ फंड ने जरूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म की लागत बढ़ी है क्योंकि उसने प्रमोशन और कर्मचारियों की सैलरी पर भारी खर्च किया है। सितंबर में कंपनी का वैल्यूएशन $22 अरब के आसपास का था। हाल ही में कंपनी ने छटनी का भी ऐलान किया था। इसी के साथ बीते कारोबारी हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट हमने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा और ये सारी खबरें आपके काम की होगी। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा? अपनी राय, अपना फीडबैक हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपकी पसंद के बारे में भी पता चलता है। तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते नई खबरों के साथ, लेकिन चलते चलते बीते कारोबारी हफ्ते में जारी हुए कुछ बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों पर नजर डाल लीजिए।